शुक्रिया सियालकोट, सलाम सियालकोट। सियालकोट में जो राजा हुआ करता था उसकी हुकूमत मुल्तान और सिंध तक फैली हुई थी। कहा जाता है कि ये भी उसी जमाने का है। ये सारे मकान जो है वो किले की जमीन समझा जाता था, लेकिन बहरहाल जी कब्जा हो गया। आप इस कौम की जहालत देखिएगा। और ये जो आपको टैंक नजर आ रहा है, हजरत मुराद अली शाह साहब का जो कत्ल था वो हिंदू मुस्लिम दुश्मनी की वजह से हुआ था। उसका ना दीवार से ताल्लुक था, ना किले की मजबूती से ताल्लुक था। लिहाजा अगर किसी सियालकोट के हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे शख्स जो है मुझे ये साबित कर दे कि राजा सल्क का हजरत मुराद अली शाह की शहादत के साथ कोई ताल्लुक है, ये सियालकोट था, ये लाहौर से बड़ा शहर था। और तारीखी तौर पे राजा सल्क जो है वो आज से 4-5 हजार साल पहले यहाँ पर हुक्मरान हुआ करता था, जबकि पीर मुराद अली शाह साहब जो है वो 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और पहली इस्लामी रियासत जो है मुल्तान में और सिंध में कायम की थी, उसके बाद मुसलमानों के सूफिया कराम और बुजुर्गान दीन जो है वो हिंदुस्तान में आकर इस्लाम की तबलीग किया करते थे। आज हम आपको पीर मुराद अली शाह साहब, जिसे पीर मुरादिया भी कहा करते हैं, उनके ये आपको मज़ार दिखा रहे हैं। उनकी शहादत जो है वो तकरीबन 900 साल पहले है। उनकी ये रोज़ा मुबारक है। माई रास्ती की कब्र है और दूसरी उनके बेटे पीर मुराद अली शाह साहब की कब्र है। और ये देखें जनाब, ये छोटा सा एक मज़ार है जो कि सियालकोट के लोगों के लिए बहुत ही मुतबरक है। और कहा जाता है कि पीर मुराद अली शाह साहब की वजह से सियालकोट में इस्लाम का नूर फैला, रोशनी फैली। सियालकोट में जो राजा हुआ करता था उसकी हुकूमत मुल्तान और सिंध तक फैली हुई थी। लाहौर की अहमियत जो आज है वो माजी में नहीं हुआ करती थी। लाहौर को लाहौर बनाया तो मुगलों ने बनाया। काबल में और अफगानिस्तान में मुगलों की हुकूमत थी और दिल्ली में भी थी। लिहाजा ये जो जीटी रोड है, जो रास्ता है, उसके रास्तों में जो शहर आते थे वो उनके पड़ाव हुआ करते थे। और स्पेशली लाहौर को एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने बहुत एक्टिव किया था, प्रमोट किया था मुगलों ने। उसके बाद फिर महाराजा रंजीत सिंह की जब हुकूमत आई थी, लाहौर पे उन्होंने कब्जा किया तो या अपनी सल्तनत को उन्होंने दरिया सतलज यानी दिल्ली तक जो फैला दिया था। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने अपने 40 साल दौर में कश्मीर को फतह किया, लद्दाख को फतह किया और तिब्बत के बहुत से इलाकों को फतह करके पंजाब में शामिल किया। और उनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि जो अफगानिस्तान 1813 तक, वो अटक तक उनकी हुकूमत होती थी। मौजूदा KPK में आपका पेशावर, नौशहरा, अटक, डेरा इस्माइल खान, इसके अलावा जो आपकी ये कबायली इलाके हैं खैबर पास तक, वो उसने अफगानों से छीन के पंजाब में शामिल कर लिए थे। फिर हमीयत बनी है। अंग्रेज़ों ने 1845 में जब लाहौर पर कब्जा किया, रंजीत सिंह के मरने के बाद पंजाब का जो है वो कैपिटल बनाया था और उसको बहुत तरक्की मिली और हमीयत मिली। और सियालकोट जो है, जो कि कदीम शहर था, वो उसकी वो हमीयत नहीं रही। आप अंदाजा लगाइएगा कि 80,000 की आबादी को सिकंदर यूनानी ने कत्ल किया था। और मैंने आपको ये भी बताया है कि ये जो सियालकोट शहर था या ये किला था, ये इसकी तारीख 900,000 साल, ये नया किला है। असल किला जो था वो आज का जो टिब्बा ककेज़ियाँ, टिब्बा शवाल और जो महल्ला अमाम बारगाह के साथ है, वहाँ पर किला हुआ करता था। और सिकंदर यूनानी ने वहाँ पर हमला करके उस किले को बहुत नुकसान पहुँचाया। उसके बाद रही सही कसर जो है वो दरिया चिनाब और रावी जो इनके करीब भी है, वो उसने उसको बहुत बड़ा सैलाब आया था, उसकी वजह से भी वो डिमोलिश हो गया। ये जो मौजूदा आपको पंजाब के दरिया नज़र आते हैं, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, सिंध, ये आज आपको छोटे सैकड़ों फुट चौड़े नज़र आते हैं और साल में बहुत कम इनमें पानी होता है। जब
आज से सैकड़ों साल पहले जब इन पे डैम नहीं बने थे, इनमें नहरें नहीं निकाली गई थी, तो ये इतने वसी दरिया हुआ करते थे और साला साल इनमें पानी हुआ करता था और इनके ज़रिए ही पूरे बड़े सगीर हिंदुस्तान में तजारत और ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी। बल्कि बड़े बड़े बहरी जहाज़ इसमें चला करते थे इन दरियाओं में। ना सिर्फ वो हिंदुस्तान में तजारत के लिए इस्तेमाल होते थे, बल्कि हिंदुस्तान का वो माल जिसे आप नील कहते हैं, नीले रंग का जो नील होता है, इसके अलावा मसाला जात और नमक जो है, उन्हीं बहरी जहाज़ों के ज़रिए, इसी रावी के ज़रिए, चराब के ज़रिए, दरिया सिंध के ज़रिए यूरोप तक जाया करता था। यहाँ पर तारीख लिखी हुई है कि शहीद अव्वल हज़रत मुराद अली शाह साहब बरसगीर की तारीखी धरती सियालकोट के अवलिन शहीद होने का इनको एजाज़ हासिल है। इनका जो शहादत थी या इनका जो कत्ल था वो हिंदू हाकम राजा सहनपाल, जो कि आज से 800 साल पहले थे। राजा सहनपाल जो उस वक्त राजा था जब पीर मुराद अली शाह साहब यहाँ पर इस्लाम की तबलीग किया करते थे, उनको उनके पंडितों ने, ज्योतिषियों ने कहा कि दीवार तब खड़ी होगी कि कोई मुसलमान का खून इसमें शामिल कर लिया जाए। तो उन्होंने पीर मुराद अली शाह साहब जो यहाँ पर दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, उनको जो है वो उनका इंतखाब किया। तो आगे से पीर मुराद अली शाह साहब जब उनके दरबार में, राजा के दरबार में आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों नाहक कत्ल करते हो। आपके पंडितों का और आपके ज्योतिषियों की यही डिमांड है कि किसी मुसलमान को कत्ल करके इसमें डाला जाए, तो मैं आपकी दीवार जो है वो खड़ी कर देता हूँ, आप मेरी एक उंगली काटें और उसके जो खून के कतरे हैं उसमें डालें, आपकी दीवार खड़ी हो जाएगी। किस्से के मुताबिक, कहानी के मुताबिक कि वो वाकई वो दीवार जो है वो खड़ी हो गई। अब राजा जो सहनपाल था, उसके दिल में एक लालच आ गया कि इस मुसलमान का अगर आपने एक कतरा खून का डालकर हमने इतनी मजबूत दीवार बना दी है, तो अगर इसको कत्ल करके अगर हम किले की दीवारों में जो है वो दफन कर देते हैं तो ये किला नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा। ये वो किस्सा सुनाया जाता है, बल्कि इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो हिंदू मुस्लिम दुश्मनी का वो शनाख्ताना था कि जिसकी वजह से उनको कत्ल किया। आप अंदाज़ा लगाइएगा आज की हमारी सोसाइटी में जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है या हिंदुस्तान में हिंदुओं की अक्सरियत है, अगर आप आकर तबलीग करें अपने दीन की, अपने मज़हब की तबलीग करके वहाँ की जो अक्सरियत को आप उनको मज़हब तब्दील करने पर मजबूर करेंगे या उनको दावत देंगे, तो आज भी लोग कबूल नहीं करते। आज भी हमारे यहाँ फसादात शुरू हो जाते हैं, रोज़ अक़लियतों के ख़िलाफ़, हिंदुओं के ख़िलाफ़ आपने जो देखा होगा जो फसादात होते हैं इसी वजह से होते हैं। लिहाजा आज से 1000 साल पहले, 800-900 साल पहले जब जहालत का ज़माना था, उस ज़माने में किस तरह मुमकिन है कि कोई मुल्क मुसलमान सूफ़ी जो है यहाँ पर आकर हिंदुओं पर इस्लाम की तबलीग करता, उन्हें कोशिश करता कि वो अपने मज़हब से कन्वर्ट हो के अपना मज़हब छोड़ के मुसलमान हो जाए। तो लाजमी बात है कि वहाँ के जो पंडित थे, ज्योतिषी थे, वहाँ के जो राजा था, उसे कबूल नहीं था। लिहाजा हज़रत पीर मुराद अली शाह की शहादत में कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन उन्हें किले की दीवार को खड़ा करना या किले को बनाने में उसका कोई अमल दखल नहीं है। वो इंतकामी कार्रवाई थी हज़रत पीर मुराद अली शाह साहब के कत्ल करना कि वो क्यों इस्लाम की तबलीग करते हैं। बोर का दरख्त है और कहा जाता है कि ये भी उसी ज़माने का है। मुझे इस आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले बेहतर बताएंगे कि वाकई इतना पुराना है कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये पीर मुराद अली शाह साहब जब शहादत हुई है, यहाँ पर उनका मज़ार बनाया गया है, ये उस वक़्त का यहाँ पर खड़ा है। जो मौजूदा किला है सियालकोट का, ये तकरीबन 100-125 फुट जो है वो ऊंचा है। और तारीखी रिकॉर्ड देखें सियालकोट का, ये सारे मकान जो है वो किले की ज़मीन समझा जाता था, लेकिन बहरहाल जी कब्जा हो गया। इमारत का क्या हाल किया गया है। हमारी कोशिश ये है कि कुछ दीवारें हमें मिल जाएं
आप इस कौम की जहालत देखिएगा, जो कूड़ा करकट है यहाँ पर फेंक दिया जाता है, इनको साफ करना, इनको यहाँ से रिमूव करने का कोई इंतज़ाम नहीं है। मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि ये जो किले की दीवारें थी या जो पुराने ज़माने के शहर थे या किले थे, क्यों ऊंचाई पे या टीलों पे बनाए जाते थे? उसके डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में दुश्मनों के दूसरी कौमों के हमले आमतौर पर जारी और सारी रहते थे। तो जो राजा महाराजा होते थे उनकी कोशिश होती थी कि वो अपने किलों को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाए, मोटी से मोटी जो बैरूनी दीवार वो बनाए और मल्टी स्टोरी मकान बनाया जाए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो रहाइश इख्तियार कर सके। तो उस ज़माने में इतनी ज़्यादा जहालत थी, इतना ज़्यादा जुल्म था कि जब कोई कौम या कोई हमला आवर जो है वो किसी किले को तोड़कर उसकी फ़ौज अंदर दाखिल होती थी, तो यही एक वतीरा हुआ करता था उन सब का कि वो जनाब जो बूढ़ी औरतें, बूढ़े बुज़ुर्ग और मर्दों को वो कत्ल कर दिया करते थे, वो आम शहरियों को भी कत्ल करते थे, फ़ौजियों को भी कत्ल करते थे। और उनका यही होता था कि वो जो जवान लड़कियाँ होती थी, जिस तरह वो सोना चांदी लूटा करते थे, गल्ला लूटा करते थे माले गनीमत में, इस तरह जवान औरतों को भी, जो खूबसूरत और जवान औरतें थी, उनको भी अपनी बंदी बना लिया करते थे। जब शहर के लोगों को जब ये पता होता था कि अगर ये हमला आवर जो है अंदर दाखिल हो गए तो हमने तो कत्ल होना ही होना है, औरतों ने बंदी बनना ही बनना है, तो अवाम जो थी अपने मुहावजों के साथ, अपनी फौज के साथ उन तंग गलियों में लड़ा करती थी और औरतें बेकायदा छतों से चढ़कर पत्थर और ईंटें बरसाया करती थी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सियालकोट की बिल्डिंग बन गई है किले पे, और ये रंजीत सिंह के दौर में ही इस किले को जो इंतज़ामी तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था। जब अंग्रेज़ ने यहाँ पर बहुत से ऑफिस बनाए, बल्दियात के ऑफिस बनाए, अंग्रेज़ ने यहाँ पर कचहरी बनाई, इसके अलावा एक छोटी सी जेल भी बनाई हुई है, और कहा जाता है कि उसमें जो सियालकोट के बागी हुआ करते थे, जो अंग्रेज़ की हुक्मरानी को नहीं मानते थे, उनको ला के यहाँ पर जो है वो कैद किया जाता था, उन पर तशद्दुद किया जाता था। आज यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड बन चुका है। ये 1965 में जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था चुंडा के मकाम पर, तो एक दुनिया की बहुत बड़ी जंग हुई थी, टैंकों की जंग, जिसके बारे में कहा जाता है कि अलामीन की जंग जो जर्मन में और इत्तेहादियों में लीबिया के मकाम पे हुई थी, उससे बड़ी जंग यहाँ पर हुई थी। और ये जो आपको टैंक नज़र आ रहा है, ये इंडिया से उस जंग में छीना गया था, और उस सियालकोट की अवाम ने उस जंग की यादगार में ये टैंक जो है यहाँ पर सजा के रखा है। ये पाकिस्तान की 65वीं फतह की निशानी है और अच्छी हालत में मौजूद है। लगता ये है कि ये टैंक जो है वो तबाह नहीं हुआ था, लेकिन इंडियंस ने बुजली दिखा के वो टैंक खाली छोड़कर भाग गए थे। किले की कुछ पुरानी यहाँ पे बिल्डिंग्स मौजूद हैं, और ये नहीं लगता ये राजा साहनपाल या राजा सहल के ज़माने की है, ये अंग्रेज़ के वक्तों की या महाराजा रंजीत सिंह के वक्तों की ये बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं।
यहाँ पर जो सुरंग की बात कर रहे हैं वो ये है कि बाज जो किले के राजा हुआ करते थे, वो करते ये थे कि जब उनको डर हो कि अगर दुश्मन हमलावर हो, किले की दीवारें और गेट तोड़ के अंदर दाखिल हो जाए, तो वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी अहलो अयाल की जान बचाने के लिए 1-1.5-2 किलोमीटर की सुरंग बना लिया करते थे, ताकि वहाँ से भागने में उन्हें आसानी हो। वो पॉसिबल है और वो ही यहाँ पर है। ये हिंदुस्तान तक पॉसिबल ही नहीं है कि बनाई जाए। सियालकोट पाकिस्तान का सबसे ज्यादा, अगर कहें कि पाकिस्तान का कमाऊ पुत्र, वो सियालकोट है। सियालकोट को यह भी एजाज हासिल है कि पिछली 2 दहाइयों से कोट का बना हुआ फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा दूसरा जो जरिया माश है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो बरूने मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो वहाँ पर मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तान को तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर की हर साल जो है रेमिटेंस कमा कर भेजते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट की मद में सियालकोट 2 से 2.5 अरब डॉलर हर साल पाकिस्तान को कमा के भेजता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि पाकिस्तान का सबसे पढ़ा लिखा जिला सियालकोट को कहा करते हैं। शुक्रिया सियालकोट, सलाम सियालकोट।